नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार कृषि प्रधान राज्य है और इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि है। और इस कृषि की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होने के साथ किसानों को कितना मजबूती से एक राज्य से लेकर देश स्तर पे उनकी एक पहचान बनाई जाए, इसके लिए राज्य से सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप तैयार किया जाता है। और इस बार चौथा कृषि रोड मैप तैयार की तैयारियां कवायद शुरू हो चुकी हैं और उसमें पशुपालन का बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः लोग कृषि के साथ पशुपालन मुख्य उनके व्यवसाय के तौर पे भी करते हैं। हमारे साथ हैं बिहार के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, जो सर बताएंगे कि इस चौथे कृषि रोड मैप में विश्वविद्यालय की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है और कितनी आने वाले समय में जो पिछले तीसरा रोड मैप रहा है उससे कितना अलग इस बार इस रोड मैप में पशु पालन और तमाम चीज़ों को लेके कितनी चीज़ों को उसमें जोड़ा जा रहा है। सर, सबसे पहले किसान तक में सर आपका स्वागत है। सर, चौथा रोड मैप तैयार हो रहा है, कृषि रोड मैप। पशुपालन और विश्वविद्यालय की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की। जो राज्य की नीतियां बन रही हैं चौथे कृषि रोड मैप में, उसमें पशुपालन के अंदर भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है और पशुधन को बढ़ावा देने के लिए इसमें इस बार बहुत विशेष ध्यान मुझे लगता है कि सरकार देने जा रही है। क्या सर चीज़ें रहने वाली है, खास क्या चीज़ें इस बार कृषि रोड मैप चौथा जो तैयार हो रहा है? बड़ी संभावनाएं हैं, बड़ी उम्मीदें भी हैं लोगों को कृषि रोड मैप। तो क्या देख रहे हैं कि पशुधन और पशुपालन के क्षेत्र में कितना बड़ा चीज, कौन कौन सी मुख्य चीजों को इस बार चौथे रोड मैप में शायद लेने की बातें चल रही हैं या उसकी कवायद शुरू हो चुकी है? देखिए, तीसरे कृषि रोड मैप में ये लक्ष्य रखा गया था कि एक नया फिशरीज महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा, उसकी स्थापना की जाएगी और एक नए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ये एक सूचक था, ये संकेत दे रहा था इस बात की ओर कि हम इसमें प्रगति की तरफ गंभीर हैं। जब तक हमारे पास शिक्षा और अनुसंधान का तंत्र विकसित नहीं होगा, मानव संसाधन का विकास नहीं होगा, किसानों की ट्रेनिंग नहीं होगी, ट्रेन्ड डॉक्टर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स एनिमल साइंस के नहीं पैदा होंगे, तब तक ये क्षेत्र जो है अपनी पूरी तरक्की नहीं कर सकता। ये सब तीसरा रोड मैप था। तीसरे रोड मैप में में क्या हुआ। कह सकते हैं? अब चौथे में क्या है कि इसको कैसे हम विस्तृत करें और कैसे पूरा लाभ किसानों तक मिले। तो एक समस्या सबसे बड़ी हमारे देश में मानी जाती है कि पशुधन की संख्या हमारी बहुत ज़्यादा है और प्रति पशु जो हमारा दुग्ध उत्पादन है वो कम है। कुल दूध उत्पादन में तो हम लोग विश्व में एक नंबर पे हैं, पूरी दुनिया में पहले नंबर पे भारत है। पूरी दुनिया का करीब 23% दूध भारत देश में पैदा होता है। बिहार भी उसमें अच्छी प्रगति पर है। बिहार में जो कुछ इश्यूज हैं कि हमारे जो क्रॉस ब्रेड एनिमल्स हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनकी जो नेशनल एवरेज है प्रति पशु उत्पादन की, वो यहाँ पर कम है। उसमें काफ़ी बड़ा एक अंतर है कि हम 8 लीटर के आसपास अगर नेशनल एवरेज है तो हमारी यहाँ 4.5 लीटर के आसपास एवरेज है। आधे से थोड़े से, हाँ, थोड़ी सी 60% के आसपास है, आती है। तो ये एक चिंता का विषय रहता है कि हमारे पास दुधारू पशु भी है लेकिन उसका दूध उत्पादन की पूरी क्षमता का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें फीडिंग में क्या कमी है या जेनेटिक अपग्रेडेशन में क्या कमी है, काफ़ी। तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम इसमें रहेगा लक्ष्यों में, और इसके लिए जो उच्च गुणवत्ता के सांड हैं या ब्रीडिंग बुल्स हैं, उनकी जो है ना कमी को दूर किया जाएगा। और कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है गोट फार्मिंग को लेके। पोल्ट्री व्यवसाय हुआ, मत्स्य व्यवसाय हुआ, व्यवसाय के रूप में उसको देखा जा रहा है। क्या इस चौथे रोड मैप में उम्मीद कर सकते हैं कि गोट को भी लेके एक व्यवसाय के तौर पे उसे हमारे विश्वविद्यालय को खास तौर से 2 नए काम इसमें जिम्मा दिया गया है। एक तो हमारा है वन हेल्थ प्लेटफॉर्म, यानी जूनोटिक डिजीजेस कहते हैं, जो पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में जाती हैं। तो संक्रामक रोगों में जैसे हम देखते हैं कि 75% के आसपास तक लोग मानते हैं कि ये सारी जूनोटिक डिजीज। तो पशु स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वही बीमारी जो है वो मनुष्य में भी जा सकती है।
तो इसलिए एक वन हेल्थ अप्रोच के साथ एक रिसर्च प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए, जिसमें सर्वेलेंस मॉनिटरिंग डिजीज़ की जाए और उसके लिए कि उपाय किए जाएँ कि ये ऐसी संक्रामक रोगों का फैलाव ना हो। तो इसमें मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, उनकी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन होगा। हमारे जो वेटनरी डिपार्टमेंट है, हमारे यूनिवर्सिटी का रिसर्चर्स हैं जितने, वो लोग कोलैबोरेट करेंगे। तो नए डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे डेवलप किए जाएँ और सीरो मॉनिटरिंग या सर्वेलेंस का काम जो है ना उसको मजबूत किया जाए, जिससे डिजीज़ फोरकास्टिंग और जो नई इमर्जिंग डिजीज़ हैं या री इमर्जिंग डिजीज़ हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके। विश्वविद्यालय दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और जो दूसरा जिम्मेवारी हमें इसमें मिली है, जो एक प्रोजेक्ट हमें तैयार करना है न्यूट्रिशन के ऊपर, बैलेंस्ड डाइट, जो फीड एंड फॉडर जिसको मैं कहूँगा। तो प्रदेश में फीड की भी कमी है और फॉडर की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे पास में रकबा जो है जिसमें फॉडर पैदा करते हैं एरिया, वो बहुत कम है। वो कंपटीशन है सीधा गेहूँ धान से, मक्का से। तो इसमें बहुत सारी नई तकनीक आ रही हैं जिसमें कि हम जो कृषि उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ा करके उन्हें फीड में उनका उपयोग कर सकते हैं और उससे जानवरों को, हमारे पशुओं को एक अच्छा बैलेंस्ड राशन कम कीमत में कैसे मिले। किसी भी फार्म का दूध हो या अंडा हो या मीट हो, उसको पैदा करने में फार्म पे 80% जो खर्च है वो केवल फीड का ही माना जाता है। तो फीड में हम इंटरवीन करना चाहते हैं रिसर्च के माध्यम से, जैसे साइलेज बना करके हरे चारे को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, हे बना करके कर सकते हैं, यूरिया मोलासिस ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फीड ब्लॉक बना सकते हैं। बेलिंग टेक्नोलॉजी से हम वेस्टेज है जो स्ट्रॉ की, हमारे जिसको हम पुआल कहते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। तो इस पर भी हमारी कंसल्टेशन चल रही है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।